क्लियर है? साउंड चेक। ओके। तो हेलो बायोमन परिंदो, कैसे हो आप लोग? आई होप आवाज़ अच्छी सुनाई दे रही होगी। हम लोग बात कर रहे थे जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग की, और वहाँ पर हम लोगों ने भाग 3 तक हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग 4। भाग 3 में हम आपको बता रहे थे बीटी कपास था, है ना? कि किस तरह से आरएनए को ट्रांसमिटेड किया जाता है। बताया था ना मैंने आपको, बीटी कपास। चलिए, बीटी का फुल फॉर्म बताइए आप लोग। सभी बच्चे बीटी का फुल फॉर्म नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नहीं याद क्या? याद रखो यार, ये छोटी छोटी चीजें अगर अभी भूलोगे ना तो बोर्ड एग्जाम में बहुत जल्दी भूल जाओगे। बीटी का फुल फॉर्म बताओ। बैसिलस और हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ सभी बच्चे। इसके बाद हम लोग वहां पर पढ़ रहे थे कि कृषि में किस तरह से जैव प्रौद्योगिकी काम में ली जाती है। जब वहां पर हमने आपको आर्यनी अंतक्षेप पढ़ाया था। आर्यनी अंतक्षेप के एक और टॉपिक आता है, ठीक है। आर्यनी अंतक्षेप में क्या होता था, थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं कि यहां से बनता था डीएनए। सेंट्रल डोग्मा आपने पढ़ रखा है। डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए से बनता है प्रोटीन। तो जो आरएनए अंतरक्षेप है, आरएनए अंतरक्षेप का मतलब आरएनए इंटरफेरेंस है। समझना, आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस क्या करता है, एक नया आरएनए बनाता है, और वो आरएनए द्विकुंडलित होता है, और फिर उसके द्विकुंडल क्या होते हैं, किस एंजाइम से कटते हैं। मैंने बताया था ना, आणविक कैंची, डीएनए काटने वाली कैंची और होती है, और आरएनए को काटने वाली कैंची और होती है। आरएनए कैंची से अलग हो जाता है। फिर क्या होता है, ये जा करके इस आरएनए में चिपक जाता है। जब आरएनए आरएनए प्रोटीन बनाता है तो आरएनए द्विकुंडलित हो जाता है। और जब आरएनए द्विकुंडलित हो जाएगा तो क्या बताइए, वो प्रोटीन बना पाएगा? कभी नहीं बना पाएगा। डीएनए उसको सूचना दे देता है, डीएनए कॉल कर देता है, हेलो आरएनए। बोलेगा हाँ जी बताइए। बोलेगा चलो ठीक है, प्रोटीन बनाना शुरू करो। बोलेगा ठीक है। हमारा आरएनए सुन रहा था जो हमने बना करके डाला है बायोटेक्नोलॉजी की मदद, वो गया तुरंत चिपक गया उसके पास, ये ले। है ना? फिर वो आरएनए प्रोटीन बना ही नहीं पाया, आगे प्रोसेस बढ़ ही नहीं पाया। अब हम लोग पढ़ने वाले फ्लेवर शेवर टमाटर, ठीक है। क्या है? यही विधि बिल्कुल आरएनए को ये चुप कराता है, ठीक है। फ्लेवर साइलेंसिंग जीन होता है, फ्लेवर सेवर टमाटर। आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लीजिए फ्लेवर सेवर टमाटर के बारे में, ठीक है। फ्लेवर सेवर टमाटर क्या होता है? फ्लेवर सेवर टमाटर का जो जीवन काल होता है, जो इसका लाइफ स्पैम होता है, वो क्या होता है, वो लॉन्ग होता है। इसका जीवन काल दीर्घ होता है साधारण टमाटर की तुलना में। यदि एक साधारण टमाटर है, उसकी जो वॉल है, बाहर वाल, कोशिका भित्ति पेक्टिन की बनी होती है, ठीक है। यदि साधारण टमाटर है तो क्या होगा, वो 5 दिन 10 दिन में खराब हो जाएगा। यदि वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से उत्पन्न किया गया फ्लेवर सेवर टमाटर है, तो वही टमाटर उस जगह पर 1 महीने तक बिल्कुल अच्छा अच्छा बना रहेगा, ठीक है। ऐसा होता है फ्लेवर सेवर टमाटर। और ये जो टमाटर है ना, ये भी आरएनए अंतक्षेप की विधि पर आधारित है। फ्लेवर सेवर टमाटर भी आरएनए आरएनए अंतरक्षेप विधि पर आधारित है, ठीक है। क्लियर है बॉस यहाँ तक? आरएनए अंतरक्षेप यही, आरएनए इंटरफेरेंस यही होता है, ठीक है। आरएनए अंतरक्षेप विधि पर यह भी आधारित है। देखिए, जो टमाटर की जो कोशिका भित्ति, जैसे ये है हमारा टमाटर, टमाटर की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? टमाटर की कोशिका भित्ति, पहले तो हमको पता है टमाटर की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, हीमोसेलुलोज की बनी होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। लिख दो इसको, सेल्यूलोज, हीमोसेलुलोज, फिर कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट, कैल्शियम व
वह मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है कोशिका भित्ति। जो टमाटर है, ये है हमारा टमाटर, साधारण टमाटर। साधारण टमाटर की कोशिका भित्ति कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज की बनी होती है। अब हमें पता है कि जो साधारण टमाटर होता है, साधारण टमाटर में एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं बीटा गैलेक्टोनेज। ठीक है, क्या बोलते हैं? बीटा गैलेक्टोनुरेज एंजाइम होता है। वो क्या करता है? इस सेलुलोज का पेक्टीन का पाचन कर लेता है। ठीक है, तो पेक्टीन का पाचन करता है। कौन करता है? यहाँ पे एक एंजाइम होता है साधारण टमाटर में, बीटा गैलेक्टोरानेज एंजाइम। ठीक है, ये क्या करता है? कोशिका भित्ति में जो पेक्टीन होती है, जो टमाटर को खराब कर देती है, पेक्टीन का पाचन कर लेता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, जो टमाटर की बाहरी दीवार होती है पेक्टीन, पेक्टीन का बीटा गैलेक्टोनेज एंजाइम पाचन कर लेता है। अब मुझे आप लोग ये बताओ, ये एंजाइम है, ये टमाटर में पाया जाता है। टमाटर में डीएनए होगा, और इस डीएनए का कोई ऐसा खंड तो होगा ना जो इस एंजाइम बनाने को मदद करता है। ये देखिए, जो इस एंजाइम बनाने के लिए एमआरएनए को सूचना देता है। तो हम समझ गए कि डीएनए का ये इतना खंड है जो एंजाइम बनाने को सूचना देता है। ठीक है, हमने क्या किया? आरएनए अंतरक्षेप विधि से एक डुप्लीकेट आरएनए बना लिया, जैसे यहाँ पे बनाया। उसको हमने टमाटर में डाल दिया, टमाटर के पौधे में स्थानांतरित कर दिया। जब ये डीएनए फोन करता है आरएनए को, बोलता है, अपनी सूचना को देता है आरएनए को कि आरएनए जाओ इस तरह से पेक्टीन का पाचन करने का बीटा गैलेक्टोनुरेज एंजाइम बनाओ। तो आरएनए जाता है, तो इधर ही जो आरएनए इंटरफेरेंस आरएनए थे ना, वो भी सुन लेते हैं। वो जाकर के इसे चपक जाते हैं। ले भैया, है ना, साइलेंसिंग एंजाइम होते हैं इनको, साइलेंसिंग आर्यनिक साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? चपक जाते हैं। जब ये चपक जाएंगे, जब ये आर्यनी एक कुंडलित था, जाकर के प्रोटीन बनाता। और जब आर्यनी द्विकुंडलित हो जाएगा तो क्या प्रोटीन बना पाएगा? आई गारंटीड बिल्कुल नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो ये आरएनए इंटरफेरेंस विधि से इसको किया जाता है। जो फ्लेवर सेवर टमाटर होता है, उसमें इनको बोला जाता है एंटीसेंस जीन। क्या बोला जाता है? एंटी सेंस जीन इसके अंदर डाला जाता है। ठीक है, और ये एंटीसेंस जीन क्या करते हैं? ये एंटीसेंस जीन प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। ठीक है, और वो एंजाइम कौन होता है? पीजी एंजाइम। ठीक है, वो एंजाइम कौन सा होता है? पीजी एंजाइम। ठीक है, सॉरी, पीजी जीन। पीजी जीन का ये लोग क्या करते हैं? मतलब कि स्थानांतरित कर देते, पीजी जीन। ठीक है, किसमें? फ्लेवर सेवर टोमेटो। फ्लेवर सेवर टोमेटो में क्या होता है? पीजी जीन का ये लोग स्थानांतरित कर देते हैं, जिसकी वजह से ये टमाटर ना बहुत दिन तक चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का खत्म हुआ कि कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस तरह से करते हैं। अब अपन लोग पढ़ेंगे कि चिकित्सा में, ठीक है, चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस तरह से करते हैं। तो मैं हट जाता हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग देखते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। ठीक है, तो अब अपन लोग देखेंगे कि चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। क्या देखेंगे? कि चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। ठीक है, कि हम लोग चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है, जो डॉक्टर्स होते हैं ना, जो डॉक्टर्स का फील्ड होता है ना, उसमें हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यानी कि जैव प्रौद्योगिकी का किस प्रकार से उपयोग करते हैं। तो अगली हेडिंग आप लोग डाल लीजिए कि चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। अब हम लोग यही पढ़ेंगे, और आप लोग जल्दी जल्दी से पढ़ के इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में
देखो हमेशा जहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी आ जाए ना, वहाँ पर ये चीज़ बना लो है ना, बस ये चीज़ बना लो अब। अगर जैव प्रौद्योगिकी आया तो मतलब तुम किसी भी के साथ डीएनए के साथ खेलने वाले हो। किसके साथ? डीएनए के साथ। जैव प्रौद्योगिकी मतलब डीएनए, है ना। हम लोग इसको साधारण भाषा में बोल सकते हैं कि डीएनए से खेलने वाला यंत्र, है ना, जैव प्रौद्योगिकी, है ना। ऐसा विज्ञान जिस विज्ञान के अंतर्गत हम लोग डीएनए से खेलते हैं। ठीक है, चलिए मजाक कर रहा था मैं, समझने के लिए आपके लिए बता रहा था। नेक्स्ट आता है चिकित्सा के क्षेत्र में हमारा हीरोडिन। क्या आता है? हीरोडिन। अब सोच रहे होगे भैया कि ये हीरोडिन क्या होता है। तो ये हीरोडिन जो होता है ना, वो प्रतिस्कंदन एक एंजाइम होता है। क्या होता है? हीरोडिन एक प्रतिस्कंदन कारक होता है। ठीक है, क्या होता है हीरोडिन? हीरोडिन होता है प्रतिस्कंदन कारक। प्रतिस्कंदन कारक, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो रक्त होता है ना, रक्त को जमने नहीं देता है। ठीक है, रक्त को स्कंदित होने नहीं देता है। ठीक है, क्या नहीं होने देता? रक्त को स्कंदित नहीं होने देगा, नहीं होने देता हीरोडिन। ठीक है, यानी कि ये क्या करता है? ये रक्त, अच्छा ये बताओ, रक्त जब मोटा होगा तो ज्यादा स्कंदित होने के चांस रहेंगे कि रक्त जब पतला होगा कुछ ज्यादा स्कंदित होने के चांस रहेंगे? बताओ, सोच के बताओ। बिल्कुल सही सोच लिए। रक्त को रक्त को पतला करने का काम करता है, रक्त को पतला करता है। अब बताओ, अब ये बताओ, ये हीरोडिन पाया किसमें जाता है? आपने लीच देखी है? क्या चीज? लीच। ठीक है, लीच देखिए, जिसको बोलते हैं हिंदी में जोंक, देखे होगे, जोंक, लीच। तो ये जो हीरोडिन होता है ना, ये लीच के अंदर पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? लीच के अंदर पाया जाता है। बताइए, हीरोडिन क्या होता है? लीच के अंदर यानी कि जोंक के अंदर पाया जाता है। अब मुझे ये बताओ कि ये रक्त को पतला कर रहा है, तो इसके अंदर हीरोडिन, है ना, रक्त को पतला कर रहा है, तो रक्त को पतला करने वाला कोई ना कोई प्रोटीन तो होगा ना। ऐसे तो कर नहीं देगा ये, ऐसे तो रक्त को स्कंदित नहीं होने देगा। कोई ना कोई प्रोटीन होगा। जब प्रोटीन पाया गया इसके अंदर, तो हमको पता है कि ये प्रोटीन किसी न किसी आरएनए से बनी होगी। बिल्कुल सही बोल रहे हो, है ना। अब जब ये आरएनए दिख गए तो हमको पता चल गया ये आरएनए को सिग्नल दिया होगा डीएनए। बिल्कुल सही। और डीएनए के अंदर कोई ऐसा जीन होगा जो क्या कर रहा होगा? इस इस प्रोटीन को बनाने के लिए, इस हीरोडिन नामक फैक्टर को बनाने के लिए जिम्मेदार होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो भैया, अरे यार बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम लोग, है ना। तो हमने क्या किया? हम गए लीच के अंदर घुस गए। ठीक है, क्या किया? लीच के अंदर घुस गए। हमें पता है कि लीच के अंदर जोंक होती है इतनी बड़ी काली काली, खून चुसवा बोलते, क्या बोलते? खून चुसवा, क्योंकि वो खून चूसती है ना। आपके शरीर में चिपक जाए तो सबसे पहले आपका खून चूसना चालू कर दे। ये देखो, ये तो बिल्कुल जोंक का स्ट्रक्चर है, मिल गया है अब भैया हम पढ़ा रहे हैं, हमारा खून न चूसना, ठीक है? नहीं, हम बाद में मारेंगे तुमको हमें ये पता है जो जोंक है, जोंक के अंदर पहले तो हीरोडिन पाया जाएगा, और हीरोडिन के साथ क्या होगा? अन्य रसायन भी होगा कि नहीं होगा? बताइए, हीरोडिन भी होगा और अन्य रसायन भी होगा। हमें पता है इसके लिए एक स्पेसिफिक आरएनए होगा, और इस जो सॉरी इस डीएनए में सभी प्रकार के जीन होंगे। हीरोडिन का होगा और चीजों को होगा। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हीरोडिन का जीन है, आप जाओ जोक के अंदर हीरोडिन निकाल लो। तो आप क्या करेंगे? तो आप या हम ये करेंगे कि भैया सिर्फ हमें हीरोडिन चाहिए, तो हम इसके डीएनए को लेंगे, और इसके डीएनए से, जैसे ये लिया हमने, इसका ये डीएनए निकाल लिया। डीएनए में देखा कि भाई जो इतना जो जीन है ना, ये जीन ही क्या बना रहा है? हीरोडिन बना रहा है। तो हमने क्या किया? इसी जीन को ले लिया। तो हमने क्या किया? इसके डीएनए से जीन निकाला। कौन सा जीन? जो कि हीरोडिन प्रोटीन का निर्माण कर रहा हो। इसके डीएनए से क्या निकाला अपन लोगों ने? जीन निकाला।
अब ये हमको जीन मिल गया, हमें पता चल गया कि ये क्या होता है, इससे हीरोडिन का निर्माण होगा। अब हमको पता है हीरोडिन जो है इसकी बहुत मात्रा चाहिए, ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में हीरोडिन की बहुत मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेडिसिन है, अगर जोंक इतनी छोटी सी होती कितना हीरोडिन बनाएगी, इतना बिल्कुल थोड़ा सा बनाएगी, थोड़ा सा तो एक ही आदमी का पूरा नहीं होगा, हमको इसको बड़े लेवल पर बनाना है। तो क्या करेंगे, जीन निकाल के किसी दूसरे जीव में प्रवेश कराएंगे, फिर वहां से प्रोडक्शन करेंगे। तो जब इसका जीन निकाला तो इसको सरसों के पौधों में प्रवेश कराया। किसके पौधों में, सरसों के पौधों में, जिसको बोलते हैं ब्रैसिका नेपिस, ब्रैसिका, ठीक है। ब्रैसिका ये फैमिली का होता है और जो नेपस होता है वो इसका नाम होता है। तो सरसों के पौधा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, आप लोग बताएंगे। सरसों के पौधे के वैज्ञानिक नाम होता है ब्रैसिका नेपिस। ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि जो हीरोडिन प्रोटीन बना रहा था उसको हमने कवक से अलग, वो सॉरी जोक से अलग कर लिया, फिर उसके जीन को निकाल लिया, फिर उसको जीन को इसके पृथक कर लिया, अलग कर लिया, फिर उसको सरसों के पौधे में डाल दिया। सरसों के पौधे में डालने के बाद क्या आप लोग मुझे बताइए, क्या जब इससे वो निकाला जाएगा तेल, तो क्या हीरोडिन प्रोटीन हमको नहीं मिलेगी? सोच समझ के बताइए, सोच समझ के बताइए। क्योंकि हमने जीन उसको सरसों के पौधे में डाल दिया। जब पौधे में डाल दिया है तो हमको जायज है, निश्चित है कि वो जीन क्या करेगा, हीरोडिन प्रोटीन बनाएगा। और जब हम उस सरसों का तेल निकालेंगे तो बिल्कुल कंफर्म है कि हमको हीरोडिन प्रोटीन मिलेगी। और जब हमको हीरोडिन प्रोटीन मिलेगी तो हमने क्या किया, इसका बड़े पैमाने में प्रोडक्शन कर लिया। ठीक है, बड़े पैमाने में सरसों की खेती किया, उसमें हीरोडिन प्रोटीन लगा दिया, बहुत तेल निकला है ना, दो चार बोरा तेल निकला है ना। तो ये होता है बायोटेक्नोलॉजी। यदि बायोटेक्नोलॉजी नहीं होती तो तुम क्या करते, इसी जोंक से ही हीरोडिन लेते रहते हमेशा जिंदगी भर। और बताइए ये जोंक कितने दिन तक आपको हीरोडिन देती? भैया तुम लोग क्या करते, मारने वाले आदमी सभी जोकन को मार डालते है ना, जोक की पूरी प्रजाति समाप्त कर देते, लेकिन ज्यादा मात्रा में हीरोडिन ना पा पाते। बताइए बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? हाँ, मैं आपको बताता चलूं कि जो इसके पहले का लेक्चर था ना, भाग तीन को एक बार और देख लेना। भाग तीन थोड़ा सा कठिन था, ठीक है। बताओ, ठंडी लग रही है, हैं? तुम लोगों को भी? सुबह हो रहा है, कितना बज रहा है, 3 बज रहा है। चलो बताओ, समझ आया? यहाँ पे कोई दिक्कत है? बताइए। यदि इस जोक में, इस जोक के नीचे देखिए सब क्या है, नीचे लगा है हमारा जप्रद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी। और ये बायोटेक्नोलॉजी अगर नहीं लगती तो क्या होता, हम जोक से कभी भी, है ना, बहुत बड़े मात्रा में हीरोडिन का उपयोग ना कर पाते। और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है उनको हीरोडिन दिया जाता है प्रतिस्कंदन। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं, फिर आपका जो एनसीईआरटी आगे बोलता है उसको हम लोग पढ़ते हैं। मिटा दे, चलो तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा हीरोडिन। अब आगे आता है जो इंसुलिन वाला है ना, ह्यूमिलिन वाला, वो वाला देखते हैं, है ना। इंसुलिन वाला काफी, है ना, अच्छा था, काफी बेहतरीन चीजें थी उसमें। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो हमारा एनसीईआरटी अगला पॉइंट बोलता है उसके बारे में। और वो पॉइंट है कि आनुवांशिकता निर्मित इंसुलिन। क्या है? आनुवांशिकता निर्मित इंसुलिन। ये काफी अच्छा टॉपिक है और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और देखना इसको बहुत जल्दी तुम लोग समझ जाओगे। ठीक है, एक बार में इस चीज को समझ जाओगे। आनुवांशिकता निर्मित इंसुलिन, या फिर इसको बोल सकते हैं मानव इंसुलिन। ठीक है, मानव इंसुलिन। एनसीईआरटी ने क्या करके रखा है, एनसीईआरटी ने आपको एक डायग्राम भी दे करके रखा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी ने आपको डायग्राम नहीं दिया, एनसीईआरटी प्रॉपरली डायग्राम वगैरह सभी चीजों को दे करके रखता है। मानव इंसुलिन, जिसको हम लोग ह्यूमिलिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ह्यूमिलिन। ह्यूमिलिन, ठीक है। ये ह्यूमिलिन क्या होता है, मानव इंसुलिन क्या होता है? ह्यूमिलिन, मानव इंसुलिन, यानी कि हमको पता है कि मानव के जो पेट होता है, जो आपने 11th में पढ़ा है, ठीक है, स्टमक में क्या पाया जाता है? गॉल ब्लेडर, फिर पैनक्रियास पाया जाता है।
पैनक्रियाज के अंदर क्या होती है? पैनक्रियाज के अंदर हमने देखा, पैनक्रियाज के अंदर होती हैं बीटा सेल्स। बीटा सेल्स क्या करती हैं? बीटा सेल्स क्या करती हैं? प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। समझना बिल्कुल सिंपल है, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। अब जिसको मधुमेह हो जाता है उस क्या करता है, उसको इंसुलिन बाहर से दिया जाता है, तब जाके क्या होता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित होती है। मधुमेह क्या होता है, जो शुगर में क्या होता है, शुगर में ये होता है कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा या तो ज्यादा हो जाती है या फिर कम हो जाती है, उसी को बोलते हैं शुगर। ठीक है, बताइए। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, जब देखा गया कि इंसुलिन की मात्रा कम हो गई, बीटा सेल्स इंसुलिन कम बना रहा है, तो हमने देखा कि जहां पर जो गाय भैंस कटते हैं, कुत्ता भैंस बकरी वगैरह, तो हम गए कुत्ते का जो इंसुलिन बनाने वाला जो पैनक्रियाज है वहां से हमने बीटा सेल को ले आया। बीटा सेल लेकर के हमने देखा कि बीटा सेल में, बीटा सेल है एक कोशिका है, ठीक है, ये है बीटा सेल। बीटा सेल के अंदर ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर ये डीएनए है। तो हमने इस डीएनए को निकाला और इसको देखा कि इसका जो कौन सा इसका जीन है जो इंसुलिन का निर्माण कर रहा है, जो इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रहा है। तो जब हमने इतना देखा तो हमें पता चल गया कि इसका कौन सा जो जीन है वो इंसुलिन का निर्माण कर रहा है। तो हमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा कलर्ड है और ये भी कलर्ड है हमारा, मतलब ये चेन है। ठीक है, ये हमको जीन मिल गए कि ये जीन इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो हम एक बीटा सेल से तो करवा नहीं लेंगे, हम इसको और बीटा सेल बनाएंगे और देखेंगे किस तरह से जा सकता है किसी दूसरे के डीएनए में, किसी दूसरे के उसमें, है ना, किस तरह से हम इसको और वो करवा सकते हैं। तो ये हमको मिला और एनसीईआरटी में ये डायग्राम भी है। ये है हमारा ए चेन, क्या है हमारा ए चेन, और ये है हमारा बी चेन, क्या है, ये है हमारा बी चेन और ये है हमारा सी चेन। मतलब ये तीन चेन से मिलकर के बना है। हमने देखा एनसीईआरटी ने दे रखा है कि बी चेन और सी चेन आपस में जुड़े हैं। चलिए अभी आगे देखेंगे किस प्रकार से जुड़ते हैं। ठीक है, पहले हम लोग चेन को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। इस चीज को हमने बोला, क्या बोला, हमने बोला प्रो इंसुलिन प्रोटीन, जो जीन मिला है इस जीन को हमने बोला प्रो इंसुलिन प्रोटीन। इंसुलिन के आगे PRO लगा दो, प्रो। ठीक है, ये है हमारा प्रो इंसुलिन प्रोटीन। ठीक है, प्रो इंसुलिन प्रोटीन में हमने देखा कि 3 पेप्टाइड चेन पाई जा रही हैं, सॉरी पेप्टाइड नहीं, एक पेप्टाइड हो गए, 3 हो गए, तो ये पॉलीपेप्टाइड। तो प्रो इंसुलिन में क्या देखा कि 3 पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती हैं। ठीक है, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन इज प्रेजेंट टू प्रो इंसुलिन, चेन ए, चेन बी और चेन सी। हमने देखा जो चेन ए है वहां पर कितने एमिनो एसिड पाए जाते हैं, 21 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन किसकी बनती है, एमिनो एसिड की। और जो सी चेन है वहां पर 33 एमिनो एसिड पाए जाते हैं, अमीनो एसिड ए। और जो बी होता है उसमें कितने, 30 एमिनो एसिड पाए जाते हैं, 30 एमिनो एसिड। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब हम लोग इसको क्लीवेज करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग चीर फाड़ करते हैं, इसको हम लोग अलग करते हैं, क्लीवेज। जब हमने क्लीवेज किया तो हमने देखा कि ये दोनों श्रृंखला हमको मिली, समझना, और ये श्रृंखला अलग हो गई, है ना। तो हमने इस श्रृंखला को यहां पर बना लिया, एक श्रृंखला हमें ये मिली और दूसरी श्रृंखला हमें नीचे ये मिल गई। और जो सी श्रृंखला थी ये देखिए ये अलग हो गई। तो हमने देख लिया कि इसमें जो चेन ए है
ये है चेन ए और ये है चेन बी। चेन ए में कितने अमीनो एसिड 21 और चेन बी में कितने अमीनो एसिड 30 एसिड। तो हमको मेन जो काम है वो काम है हमको चेन ए और चेन बी का। ठीक है, तो देखो यहां पे एक चीज समझना कि जब ये प्रो इंसुलिन था, क्या था ये, जब प्रो इंसुलिन था ना, वहां पे ये इंसुलिन का निर्माण नहीं कर रहा था। लेकिन जब इसका क्लीवेज किया गया, इसमें जो सी चेन था ना, सी चेन, उसको अलग कर दिया गया, तो ए और बी चेन जो था ना, वो इंसुलिन का निर्माण करने लगा। हम देख रहे हैं कि ए और बी चेन आपस में किसी भी तरह ये जुड़े हैं। ये देखिए, ये है, फिर ये है, ये है, फिर ये कैसे भी करके जुड़ा है, ये है और यहां से ये है। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये क्या है आखिरकार, ये क्या है? ये एक बॉन्ड है, जैसे डीएनए जुड़ा होता है ना, इसी तरह ये बॉन्ड जुड़ा होता है। और वो किस बॉन्ड से जुड़ा होता है? तो ये जुड़ा होता है डाई सल्फाइड बॉन्ड से। डाई सल्फाइड बॉन्ड से ये सारी चीजें इंसुलिन जुड़ी होती हैं। हमने सी को अलग कर दिया, हमको सी का कोई काम नहीं है। हमने देखा ए और बी क्या कर रहे हैं, ए और बी आराम से इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। हमने देखा ए और बी के इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए कितने अमीनो एसिड काम करेंगे, तो देख लिया 51 अमीनो एसिड काम करेंगे। हमने देखा कि टोटल अमीनो एसिड कितने होते हैं, तो आप लोग टोटल कर लीजिए। यहां से हुआ 51, 51 में क्या करिए 33 जोड़ लीजिए, टोटल आता है आपका 84 अमीनो एसिड। ठीक है, यहां पर क्या होगा, टोटल 84 अमीनो एसिड हमारे थे, किसमें थे, प्रो इंसुलिन में। अब हमने देखा कि जितने अमीनो एसिड हमारे काम करेंगे वो है 51 अमीनो एसिड। इस चीज को हमने बोला यहां से हमारा इंसुलिन का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, ये है हमारी ए पेप्टाइड चेन, क्या है, ए पेप्टाइड चेन, और ये है हमारी बी पेप्टाइड चेन। यहां से इंसुलिन का निर्माण हो रहा है जब सी सेल हट गया, सी पेप्टाइड चेन जब हट गई तो इंसुलिन का निर्माण हो रहा है। यहां से बोला गया यहां पे क्या हो रहा है, इंसुलिन का निर्माण हो रहा है। ठीक है, हमने इस चीज को बोला बायोलॉजिकली एक्टिव हो गया, ये बायोलॉजिकली एक्टिव हो गया। जब इसमें से सी हटा, प्रो इंसुलिन से जब सी पेप्टाइड चेन हट गया तो ये बायोलॉजिकली एक्टिव हो गया। अब ये इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रहा है, हमें पता चल गया कि ये इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये बताओ कि इस डीएनए का ये सफिशिएंट जीन था, ये जीन था, इस जीन के अंदर ये एक जीन था, ये है हमारा ये जीन, ये हमारा जीन था। इस जीन में हमने देखा कि सी चेन था, तो हमने ये है हमारा, हम लेते हैं ये ए चेन था, ये बी चेन था, ये सी चेन था। तो हमने इस सी चेन को काट के हटा दिया और ए और बी चेन को हमने अलग कर लिया। ठीक है, ये देखो अलग अलग है ना, ए चेन और बी चेन अलग कर लिया। अब ये बताइए ये ए क्या है, ए एक जीन है और बी भी तो एक जीन है। सोचिए, दिमाग लगाइए ए एक जीन है और बी एक जीन है। तो हमने देखा कि ए पेप्टाइड जीन क्या है, ये ए पेप्टाइड जीन को हमने अलग कर लिया, ये है हमारा ए पेप्टाइड जीन। और हमने देखा एक हमारे पास बी पेप्टाइड जीन भी है, बी पेप्टाइड जीन। समझना, गौर से समझना, यहीं पर समझने वाली मेन बात है। बताइए ये अलग अलग हैं तो ये हम जीन हैं कि नहीं, आप लोग हमें ये बताइए। ये है हमारा बी पेप्टाइड जीन, बताओ, आराम से सोच लो। ये लो मैं हट गया, अब आराम से सोच लो फिर बताओ मेरे को। सॉरी खांसी आ रही है मेरे को अभी भी, है ना, है कि नहीं, बिल्कुल है। चलिए आप लोगों ने मान लिया। हमने इस चीज को कहां पर भेजा, इस चीज को हमने इस्चेरिचिया कोलाई के अंदर भेजा। तो इस्चेरिचिया कोलाई का क्या होता है, इस्चेरिचिया कोलाई का प्लाज्मिड होता है। हमने ये प्लाज्मिड को रखा और ये इतना कट कर दिया, क्योंकि हमने को रिकॉम्बिनेंट बनाना है ना। ये हमने प्लाज्मिड को रखा, ये हमने इसका ये भाग कट कर दिया। अब हमने क्या किया, अब हमने इसमें क्या किया, इसमें पेप्टाइड ए चेन को ये ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया।
इसमें भी पेप्टाइड बी चेन को ये ऐड कर दिया, ये देखिए किसमें, इस्चेरिचिया कोलाई के प्लाज्मिड के अंदर ऐड किया। तो ये क्या हुआ, ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए हुआ कि नहीं, आरडीएनए हुआ कि नहीं, जब मैं बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा रहा था। जब ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए हुआ तो हमको इसने ना हम जो ये अलग किए ये अलग अलग ई कोलाई में किए हैं, ठीक है। ये है हमारा ई कोलाई एक्स और ये है हमारा ई कोलाई जेड। अब हमने देखा इसको किया तो हमको ये पता है कि जब हमने इसका पुनर्योगज डीएनए बना करके ई कोलाई के अंदर डाला तो आप हमें बताइए क्या ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसके अंदर ए पेप्टाइड चेन बनाएगा? बिल्कुल जाहिर से बनाएगा। ई कोलाई यक्स है, इसके अंदर ए पेप्टाइड चेन बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। ये जो ई कोलाई जेड है वो क्या करेगा, इसके अंदर बी पेप्टाइड चेन बनाएगा। ये देखिए बताइए बी पेप्टाइड चेन बनाएगा कि नहीं, बताइए। अरे श्योर है बनाएगा। तो हमने इस ई कोलाई को इस ई कोलाई को हमने एक कांच की गिलास में रखा और इस ई कोलाई को हमने एक पत्थर की गिलास में रखा है ना, टिंचर वगैरह में, है ना। इसको कांच में रखे, इसको पत्थर में, अलग अलग करेंगे ना, ठीक है। अलग अलग कर दिए। हमने देख लिया कि ये ई कोलाई जो एक्स था बड़े पैमाने में इसको बनाना है इंसुलिन को, छोटे से पैमाने तो बनाना नहीं है। छोटे से पैमाने तो बीटा सेल दे रहा था, इतना ले लो छोटा सा, इतना सा, लेकिन हमको इतना सा चाहिए। इतना से के लिए क्या करेंगे, बड़े पैमाने में उद्योग करेंगे। तो ये बड़े पैमाने में उद्योग है। बहुत ढेर सारी इस्चेरिचिया कोलाई थे, इस्चेरिचिया कोलाई एक्स, तो इसने बहुत बनाया। तो हमने इसका एक ठो निकाला, क्या, ए पेप्टाइड चेन। हमने ये निकाल लिया ए पेप्टाइड चेन। ये क्या है, ये है हमारा ए पेप्टाइड चेन। अब इसके अंदर से हमने फिर निकाला क्या, बी पेप्टाइड चेन। क्या निकाला, बी पेप्टाइड चेन। ये नीचे ऊपर वाला ए पेप्टाइड चेन है और नीचे वाला बी पेप्टाइड चेन है। अब हमें ये बताइए यहां पर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो रिकॉम्बिनेंट आर प्रोटीन बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। और जो पेप्टाइड ए है, पेप्टाइड ए चेन के अंदर कितने वो थे, अमीनो एसिड थे, 21 अमीनो एसिड। और पेप्टाइड बी के अंदर 30 अमीनो एसिड। तो हमको पता है कि जो रिकॉम्बिनेंट जो ए प्रोटीन है ना उसके अंदर 21 इम्यूनो एसिड है, मतलब 21 चीन मिलकर बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21, ठीक है। जो नीचे वाला बी है कितना है, 30 अमीनो एसिड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 30 अमीनो एसिड है, ठीक है। ये हो गया। अब हमको पता है कि ये डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि कौन कौन से एमिनो एसिड पर डाई सल्फाइड बॉन्ड जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले 7 और 7 पर, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर है 7, 7 पर और नीचे 7 पर, ये दोनों 7 और 7 पर, है ना। यानी कि जो एमिनो एसिड ए है और वो सॉरी ए पेप्टाइड चेन और बी पेप्टाइड चेन 7 और 7 पर डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये देखिए 7 और 7 पर ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। सातवें अमीनो एसिड ए पेप्टाइड चेन का और 7वें अमीनो एसिड बी पेप्टाइड चेन का जुड़े होते हैं। अब देखा गया फिर दो चेन से जुड़े होते हैं। ये क्या होते हैं, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, याद रखना। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमने यहाँ पे आया देखा कि 20वां जो अमीनो एसिड है, सॉरी है ना, 20वां अमीनो एसिड, 20वां एमिनो एसिड से जुड़े होते कौन से, 20वें एमिनो एसिड ये 19वें एमिनो एसिड से जुड़े होते हैं, ठीक है। इतना देख लेना, है ना। तो यहां पे हमने क्या देखा कि जो ए पेप्टाइड चेन है, क्या है, ए पेप्टाइड चेन है, वो 7 और 7 से जुड़ा होता है। और जो बी पेप्टाइड चेन है ना, अगला वाला 7 से 7 जुड़ गया। आगे बढ़ते हैं, हमने एक चेन की तरफ बढ़ा तो 20 गया और नीचे वाला गया 19। यानी कि ये जो डाई सल्फाइड बॉन्ड है यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है ना, वो ऊपर वाले 20 नीचे वाले 19 से जुड़ा है, ठीक है। तभी तो ये स्ट्रक्चर आ रहा है, समझो। ये देखो
आप अपने एनसीईआरटी में देखो, ये थोड़ा सा तिरछा है। अब हमने देखा कि ऊपर भी एक प्रकार का बॉन्ड जुड़ा होता है। ये देखिए, ये देखिए, ऊपर भी, ऊपर कितने से कितने का जुड़ा होता है? तो ऊपर जुड़ा होता है 6 और 11 का। ये यहाँ पे हमारा 6, यहाँ पे है 11। तो 6 और 11 भी आपस में डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, किस बॉन्ड से? डाई सल्फाइड बॉन्ड से 6 और 11 जुड़े होते, तब जाके ये स्ट्रक्चर बनता है। और ये क्या करता है? ये प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, यानी कि ये चीज एंजाइम का प्रोडक्शन करते हैं, ये एंजाइम का निर्माण करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ अरे सॉरी यार, पगले आदमी, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। अब हमको होगा बड़े पैमाने में इंसुलिन। अब हम क्या करेंगे? इसी तरह से ए पेप्टाइड चेन इससे लेंगे, इस्चेरिचिया कोलाई एक्स से, और इसी तरह इस्चेरिचिया कोलाई जेड से हम लोग बी पेप्टाइड चेन लेंगे, और ए पेप्टाइड चेन को और बी पेप्टाइड चेन को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ देंगे। क्या बन जाएगा? इंसुलिन प्रोडक्शन करने वाला हमको जीन बन जाएगा, जो हमको इंसुलिन प्रोडक्शन करके देगा। फिर इस इंसुलिन को मानव के इसमें भेज दिया जाता, जिससे सिंपल प्रोसेस थी। नहीं समझ आई? वीडियो को एक बार और देखो, एक बार और समझा दे रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने एक इंसुलिन को निकाल लिया, इन बीटा सेल से एक इंसुलिन बनाने वाले जीन को निकाला। उस जीन में देखा कि 3 पॉलीपेप्टाइड चेन है। हमको पता चल गया कि इसमें से सिर्फ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन ए और बी ही इंसुलिन का निर्माण करेगी, सी नहीं करेगी। तो हमने उसको क्लीवेज कर दिया। क्लीवेज का मतलब कि उसको ए को अलग कर दिया, पृथक कर दिया, सी को हटा दिया, ए और बी बचा। ए और बी पेप्टाइड चेन बची। ए पेप्टाइड चेन में देखा 21 अमीनो एसिड और बी पेप्टाइड चेन में 30 अमीनो एसिड, ठीक है। तो हमने देखा कि जो ए पेप्टाइड चेन है उसको भी कोई स्पेसिफिक जीन बना रहा होगा, और बी पेप्टाइड चेन को कोई स्पेसिफिक जीन बना रहा होगा, कोई अलग जीन बना रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि ए पेप्टाइड चेन को वही जीन और बी पेप्टाइड चेन को वही जीन, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ए पेप्टाइड चेन को हमने एक इस्चेरिचिया कोलाई के अंदर में डाला, और बी पेप्टाइड चेन को दूसरे इस्चेरिचिया कोलाई के अंदर डाला, और उनको खूब दूर दूर रख दिया कि ये ए पेप्टाइड चेन वाला इस्चेरिचिया कोलाई और ये बी पेप्टाइड चेन वाला। ए पेप्टाइड चेन वाले में हमने इस्चेरिचिया कोलाई के अंदर ये देखा कि जो ए पेप्टाइड चेन वाला ए पेप्टाइड चेन बना दिया, ये आया ए पेप्टाइड चेन। फिर ये बनाया बी पेप्टाइड चेन, ढेर सारी बना रहे हैं ना, तो एक जोड़ रहे हैं, ये आया बी पेप्टाइड चेन। फिर इसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड है, कितने कितने पर? 7 और 7 पर। फिर 20 और 19 पर। फिर ऊपर वाले 7 और 11 पर पेप्टाइड बॉन्ड होके ये आपस में जुड़ गए। अब ये क्या करेंगे? ये करेंगे इंसुलिन का प्रोडक्शन, इंसुलिन का ये प्रोडक्शन करेंगे। अब ये कर रहे हैं इंसुलिन का प्रोडक्शन। इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं? ढेर सारे ला करके जोड़ रहे हैं, ढेर सारे ला करके जोड़ रहे हैं, खूब हमको इंसुलिन मिल रही है, और मार्केट में हम ले जाकर के उसको सेल कर रहे हैं। यही होता है। और इसको अपने कॉपी में बना लो, जैसे जैसे समझो, पहले इसको बनाओ, फिर इसको बनाओ, फिर इसको बनाओ, इन सारी चीजों को लिखो, ठीक है। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जीन थेरेपी। थोड़ा सा ये कठिन था मानता हूं, लेकिन इस बार वीडियो को फिर से देख लो, पूरा समझ आ जाएगा एक एक ठो, ठीक है। हिम्मती बच्चे हो यार आप, आपके पास हिम्मत है, आप लोग कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो ये तो छोटी सी चीज है। यदि समझ नहीं आए तो वीडियो को एक बार आप लोग और देख लीजिए। और अब हम लोग अगले टॉपिक में बात करेंगे जीन थेरेपी के बारे में, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।